लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगची ने वेयिंग को चाकू से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ भीड़ से भरे हुए बॉल रूम में भी किसी को एक चीख सुनाई देती है। वो पूरे रूम को स्कैन करता है जो वैम्पायर से भरा हुआ था। सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आई। और भी ज़्यादा कंसंट्रेट करने पर उसे रियलाइज़ होता है कि आवाज़ बाहर से आ रही थी, छत से आ रही थी। तुरंत वो ऊपर की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि ऊपर क्या चल रहा था। टेलीपोर्ट करते हुए ही वो ऊपर पहुंच गया था। जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने जो सीन था उसे देखकर वो बुरी तरह शिवर करने लगता है। छत के किनारे पर एक आदमी खड़ा था। इससे पहले कि पता चल पाता कि वो कौन है, वो चीख फिर से उसे सुनाई देती है। कोई छत से नीचे गिर रहा था। इस आवाज़ को वो पहचान गया था। ये आवाज़ वेवुशियन की थी। बिना एक सेकंड को भी वेस्ट किए हुए वो हवा से भी तेज भागता है और इससे पहले कि वेवुशियन की बॉडी नीचे गिर पाती, वो उसे बाहों में भर लेता है। वैम्पायर स्पीड की वजह से वो बहुत कम समय में वेयिंग तक पहुंच गया था। ग्राउंड के नज़दीक जाते जाते उसके बाल उड़ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी नहीं उड़ रही थी, बल्कि वो गिर रही थी लाइफलेसली। वांगजी ने एक कुशन की तरह वेयिंग को पकड़ लिया था। हाँ, ये वांगजी ही था जिसने वेयिंग को नीचे गिरने से पहले पकड़ लिया था। वांगजी जोर से उसका नाम पुकारता है, वेयिंग, अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अभी के अभी अपनी आंखें खोलो। वांगजी ने सब कुछ ट्राई किया वेयिंग का एक रिएक्शन पाने के लिए, पर उसकी बॉडी से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, ना ही वो अपनी आंखें खोल रहा था। और पहली बार वांगजी को अपने दिल में एक इमोशन फील हो रहा था। ये डर था, वेयिंग को खोने का डर। वांगजी उसके वाउंड्स को चेक करता है तो उसकी बॉडी खून से लथपथ थी। उसे पेट में चाकू मारा गया था, जिसे देखकर वांगजी का गुस्सा एकदम पीक पर पहुंच गया था। उसे प्यास लग रही थी अब, उस इंसान की खून की प्यास जिसने वेयिंग के साथ ये सब कुछ किया होगा। वांगजी तुरंत अपने कुछ गार्ड्स को छत पर भेज देता है जिससे वो उस काले कपड़े वाले आदमी को पकड़ सके। किले के सारे दरवाजों को बंद करने का भी वो आदेश दे देता है जिससे वो इंसान कहीं भाग के न जा सके। और वो टेलीपोर्ट करते हुए वेयिंग को सीधा पैलेस में अंदर लेकर आता है। वो अपने दिमाग में ऑलरेडी लैन शिचैन को बोल चुका था कि वो किले के बेस्ट डॉक्टर का इंतज़ाम करे। बेडरूम में जाकर वो वेयिंग की लाइफलेस बॉडी को बेड पर लिटा देता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं। शिचैन और नी हुसैंग भी उनके साथ थे। शिचैन पूछता है उसे क्या हुआ, पर वांगजी हर किसी के क्वेश्चंस को इग्नोर करता है। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ वेयिंग पर बना हुआ था। वो डॉक्टर को देखते हुए कहता है, उसे कैसे भी बचाओ डॉक्टर, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इस किले के हर किसी इंसान की जान ले लूँगा। जब शिचैन और नी हुसैंग को सारी बातें पता चलती हैं तो हुसैंग कहता है, हमें चलना चाहिए वांगजी, वो बास्टर्ड बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। पर वांगजी की बॉडी अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। वो अभी भी एक बहुत बड़े शॉक में था। उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा वेयिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, पर उनके पास ज़्यादा समय भी नहीं था। उन्हें जल्दी से पता लगाना था कि वो कौन था जिसने वेयिंग के साथ ऐसा किया। एक आखिरी बार वेयिंग को देखते हुए वांगजी और नी हुसैंग बॉल रूम की तरफ चले जाते हैं। वांगजी गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें कोई नहीं दिखा? 1 घंटा हो चुका था लेकिन गार्ड्स को अभी तक उस इंसान का पता नहीं चला था जिसने वेयिंग को चाकू मारा था। वांगजी को ये भी खबर दी गई कि जब से वेयिंग को चाकू मारा गया है कोई भी किले से बाहर नहीं गया है। उस बात को 2 घंटा बीत चुका था। तभी वांगजी को याद आया कि जिसने उसे छत पर देखा था उस इंसान ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वांगजी ने खुद पहने हुए थे। उसकी सेंट को स्प्रे से छुपाया गया था जो वैम्पायर हंटर्स अक्सर यूज़ करते हैं। कम से कम उस स्प्रे के असर को ख़त्म होने में 1 दिन लग जाता है। वांगजी अब सीधा अपने लोगों से कहता है, उस चाकू को ढूंढो जिससे वेयिंग पर अटैक किया गया था। किले का एक एक कोना छान मारो, पर मुझे वो चाकू मिल जाना चाहिए, वरना अगले दिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। गार्ड्स वांगजी के ऑर्डर पर तुरंत वो चाकू ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वांगजी की पार्टी में कॉमन लोगों को ही इनवाइट किया गया था। बॉलरूम में जब वो दोनों पहुंचते हैं तो वहाँ काफ़ी शोर हो रहा था। नी हुसैंग एक लाउड वॉइस में कहता है, साइलेंस, अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है, आप सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तभी वांगजी को रियलाइज़ होता है, रॉयल्स को तो इनवाइट किया ही नहीं गया था, फिर मुझे ये स्ट्रॉन्ग सेंट किसकी फील हो रही है? सेम स्मेल वेयिंग के भी ऊपर थी।
वैसे तो वांग जी के दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे थे और सिर्फ एक ही इंसान था जिसके बारे में वांग जी सोच पा रहा था जो वेइंग को नुकसान पहुंचा सकता था। वांग जी अपने बाकी सारे बचे हुए गार्ड्स को सीधा ऑर्डर दे देता है, मेरे पास अभी के अभी वेंचाओ को लेकर आओ। गार्ड्स तुरंत की तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। अब वांग जी एक बार फिर वेइंग के पास जाता है। उसने इन्वेस्टिगेशन का बाकी सारा प्रोसीजर लैन शिचैन के साथ शेयर कर दिया था और उसे इंचार्ज बना दिया था। वो तुरंत बेडरूम की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। वो बेड के नज़दीक जाता है वेइंग को एग्जामिन करने के लिए। वेइंग की आंखें अभी भी बंद थीं। अगर उसके स्टमक पर वो वाउंड ना दिखे तो कोई कह भी नहीं सकता था कि उसे चोट लगी है। वांग जी उसकी फेस की वो स्माइल देखने के लिए तरस रहा था। जिस तरह वांग जी के चिल्लाने पर वो मुंह बनाता है, वो देखने के लिए वांग जी तरस रहा था। वेइंग की आंखों को देखकर लग रहा था जैसे उसे जब चाकू मारा गया हो उससे पहले वो रो रहा होगा। ये देखकर वांग जी का दिल बैठा जा रहा था। आखिरकार किसने ऐसा किया होगा? वांग जी डॉक्टर से पूछता है वो अब कैसा है। डॉक्टर कहता है, योर मैजेस्टी, उसे चाकू मारा गया है, बट थैंकफुली चाकू इतना अंदर तक नहीं गया है कि उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को कोई हानि हुई हो। वांग जी कहता है इसका मतलब उसकी जान खतरे में नहीं है। डॉक्टर कहता है नहीं योर मैजेस्टी, लेकिन उसका काफ़ी सारा खून बह गया है, पर आप चिंता मत करिए। आपकी एक ह्यूमन मेट का ब्लड ग्रुप सेम था जो विविशन का था, उन्हें ब्लड डोनेट कर दिया गया है। तभी शिचैन वहाँ आता है और ये सुनकर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब वो जल्दी जाग जाएंगे ना डॉक्टर। डॉक्टर कहता है ये अभी कहा नहीं जा सकता, अगले कुछ दिन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, फिज़िकली भी और इमोशनली भी। उनकी बॉडी को पूरी तरीके से हील होने में टाइम चाहिए। जितना जल्दी वो उठ सकेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा, पर ये हमारे हाथों में नहीं है, ये उनके हाथों में है। मेन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे पेशेंट ने जीने की इच्छा खो दी हो, उनकी बॉडी खुद से रिकवर करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। हर सुबह हम इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारे पास एक रीज़न होता है उठने का, एक रीज़न जीने का, पर ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है, वो उठना ही नहीं चाहते हैं। वांग जी अब गुस्से में डॉक्टर से कहता है आप उसके बारे में जानते ही क्या है डॉक्टर, वो एक फाइटर है, मुझे पता है वो लड़ रहा है। आप अपनी पूरी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे कावर्ड बता रहे हैं। वो हार नहीं मानेगा इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। समझ गए आप सिर्फ अपना काम कीजिए। अगर मेरा वेइंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे जैसे इंसान के खिलाफ खड़ा हो सके तो वो डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि मौत को भी हरा सके। शिचैन वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है वांग जी शांत हो जाओ, ये टाइम डॉक्टर को ब्लेम करने का नहीं है। वो डॉक्टर से कहता है आप बाहर इंतज़ार करिए, मुझे वांग जी से कुछ बात करनी है। डॉक्टर अपनी नर्स को लेकर कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं। शिचैन वांग जी से कहता है वांग जी तुम जाकर विविशन से बात करो, उसे बताओ कि तुम्हें उसकी कितनी ज़रूरत है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसे वापस ज़िंदगी में ला सकते हो ब्रदर, शायद तुम्हारे लिए वो वापस आ जाए। वांग जी मन में सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ब्रदर की बात पर एडमिट करूँगा, पर ये सच है, मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरे कानों को उसकी वो स्वीट साउंड सुनने की आदत हो गई है जो वो हर वक्त किया करता है। मेरे ब्रेन को उस हेडेक की आदत हो गई है जो वो हमेशा मुझे देता है जब भी वो मेरे आसपास होता है। मुझे खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब ये लड़का जो मेरे सामने लेटा हुआ है ये मेरे जीने का सहारा बन गया। शिचैन के रूम से जाने के बाद वांग जी वेइंग के पास ही बेड पर बैठ जाता है और उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहता है आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। अगर सालों पहले मैंने वो रॉन्ग डिसीज़न नहीं लिया होता तो तुम यहाँ नहीं होते, तुम अपने ह्यूमन वर्ल्ड में होते अपने पेरेंट्स के साथ और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। ये सब मेरी गलती है कि मैंने उस भविष्यवाणी पर इतना विश्वास कर लिया कि मैं सही और गलत के बीच मतलब ही नहीं कर पाया। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, पर मैं सिर्फ एक चीज़ तुमसे चाहता हूँ, प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना मत छोड़ना विभूषण। ये सब कहते कहते वांग जी की आंखों में कब आंसू आ गए उसे खुद पता नहीं चला। तभी वो खुद से कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है, बल्कि मुझे उसे दिखाना है कि किस तरह स्ट्रॉन्ग बना जाता है। मैं इमोशनल नहीं हो सकता। वो तुरंत अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था विभूषण, मुझे लगा था कि तुम इस दुनिया की
मोस्ट प्रीशियस लिटिल थिंग हो। मेरी कभी भी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मार दूं। मैंने अपने गार्ड्स को कभी ऐसा ऑर्डर भी नहीं दिया था। मैंने यही ऑर्डर दिया था कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए थे। पर उन्होंने फिर भी ऐसा किया, इसलिए वो आज तक जेल में सड़ रहे हैं। मैंने तुमसे कभी ये बात नहीं कही क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि चाहे जो भी हो वो मरे तो मेरी वजह से ही। मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स ने ज़रूर तुमसे बहुत प्यार किया होगा। वो आज भी जहाँ होंगे तुम्हें देख रहे होंगे और तुम्हारी ये हालत देखकर एक बार फिर वो मर रहे होंगे। मेरे लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए वापस आ जाओ विभूषण। उइंग की तरफ से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वांगजी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, उन्हें तुम पर कितना प्राउड होगा ना। तुम बड़े होकर कितने स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट हो गए। आई नो तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं ये कह रहा हूँ, पर ये सच है। चाहे मैं तुमसे कितना भी आर्गुमेंट क्यों ना करूँ या तुमसे कितनी बार क्यों ना कहूँ कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, पर मेरी नज़रों में तुम एक फ़ाइटर हो विभूषण। एक ऐसा इंसान जिसने मुझे दिखाया कि दुनिया सिर्फ मेरे आसपास ही नहीं घूमती। आई नो ये बात बहुत अजीब है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे गलत साबित करते हो। प्लीज़ मुझे थोड़ी सी तो हिंट दो कि तुम मेरी सारी बातों को सुन रहे हो विभूषण। प्लीज़ अपना सिर ही थोड़ा सा हिलाओ, अपनी फिंगर्स हिलाओ, कुछ तो करो विभूषण। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि हम दोनों अपोजिट हैं। तुम एक ब्यूटीफुल सनी डे की तरह हो, हमेशा लोगों की ज़िंदगी को जगमगाते हो। वहीं मैं एक अंधेरे की तरह हूँ, हमेशा लोगों को डराता हूँ। पर दिन और रात दोनों साथ मिलकर ही ब्रेथ टेकिंग क्रिएशंस बनाते हैं ना। तुम्हारे बिना मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। वांग जी कितना भी वयिंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वयिंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। अब वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। क्या वो वयिंग को भी खो देगा? पहले उसने अपनी माँ को खोया, उस आदमी को खोया जो उसके फादर की तरह थे। उन्होंने वांग जी की ज़िंदगी को नरक ज़रूर बनाया, पर वांग जी ने हमेशा उनको इज्जत दी थी। और आज वो उस इंसान को खो देगा जो उसका सच्चा प्यार है। पर तभी वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विभूषण। अगर मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं हर उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। वांग जी अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वियिंग को ऐसे ही बेहोशी हालत में अब 2 दिन बीत चुके थे। वांग जी अपनी चेस्ट में कंटिन्यूस बढ़ रहे उस पेन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा उसे पहले कभी फील नहीं हुआ था। वांग जी इन 2 दिनों वियिंग के पास ही बैठा रहा था और साइलेंटली उससे रिक्वेस्ट करता था वापस आने के लिए, पर अभी तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। एक दिन पहले वांग जी ने अपना ब्लड वियिंग को देने की भी कोशिश की थी जिससे वो फास्टर हील कर सके, पर डॉक्टर ने सिंपली कह दिया था कि उसकी बॉडी वांग जी के ब्लड को रेजिस्ट कर रही है, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात थी क्योंकि वैम्पायर जब भी ह्यूमन को ब्लड देते हैं ये इतना पावरफुल होता है कि ह्यूमन की बॉडी को कम्प्लीटली टेक ओवर कर ले। पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि वियिंग की बॉडी वांग जी के ब्लड को रिजेक्ट कर रही थी। इसका मतलब वियिंग वांग जी को अपनी मदद नहीं करने दे रहा था। तभी वहाँ एक गार्ड आकर वांग जी से कहता है, माय किंग, हमें फाइनली उसका पता चल गया है। वांग जी तुरंत वियिंग का हाथ जेंटली बेड पर रख देता है और नर्स से कहता है उसका ख्याल रखना। वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने उस गार्ड के पीछे चला जाता है। गार्ड्स वेंचाओ को पकड़कर ले आए थे। वेंचाओ वांग जी को देखकर कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? वांग जी कहता है, पहली बात तो मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने चाहिए और दूसरी बात अपनी बकवास बंद रखो और मुझे तुमसे ऑनेस्ट और क्लियर आंसर्स चाहिए। क्या तुमने विभूषण को मारने की कोशिश की है? शुरुआत में वांग जी को वो रिएक्शन नहीं मिला जो उसने एक्सपेक्ट किया था। वांग जी सोच रहा था कि ये बात सुनकर ही वेंचाओ के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और उसके चेहरे पर डर दिखेगा, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वांग जी अब उसके शोल्डर्स को हिलाते हुए कहता है, मुझे जवाब दो। वेंचाओ कहता है, क्या? कम ऑन वांग जी, तुम स्मार्ट हो। आई एम श्योर तुमने अभी तक पता लगा ही लिया होगा कि ये सब किसने किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये सब किया है?
वांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हारे अलावा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। वेंचाओ कहता है, और अगर मैं कहूँ कि ये सब मैंने नहीं किया तो? वांग जी कहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। हमें वो चाकू मिल चुका है जिसका इस्तेमाल किया गया था, और बहुत जल्दी ही वो चाकू हमें उसके ओनर तक भी पहुंचा देगा, जो कि तुम हो। तो अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी एडमिट कर लो। वेंचाओ कहता है, वैसे अगर तुम्हें वो मर्डरर मिल गया तो तुम उसका क्या करोगे? वांग जी कहता है, स्लो एंड टॉर्चरिंग डेथ, इसी से होकर उसे गुजरना होगा। पर अगर तुमने मेरा कम समय पर बात किया और मेरे साथ कोऑपरेट किया तो शायद हम उसे कम भी कर सकते हैं। वेंचाओ फाइनली उससे कहता है, हाँ, वो मैं ही था जिसने उसे जान से मरवाया है। पर मैंने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया वांग जी, तुम्हें भी तो इसमें फ़ायदा है ना। क्या तुम उस भविष्यवाणी के बारे में भूल गए? वो लड़का तुम्हारा विनाश है। तुम उसे कैसे किले में ऐसे ही घूमने दे सकते हो? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उस लड़के ने तुम्हें बदल दिया है? मैंने तुम्हें इतना कमज़ोर पड़ते हुए पहले कभी नहीं देखा वांग जी। तुम्हारी वो आंखें कहाँ गईं जिनमें हमेशा गुस्सा भरा रहता था? अब जब मैं अच्छे से सोच पा रहा हूँ तो तुमने मुझे तब तो पनिश करने की कभी कोशिश नहीं की जब मैंने तुम्हारे फादर को जान से मरवाया था। विशन की ये हालत देखकर तुम लोगों की जान लेने पर उतर रहे हो। तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो वेंचाओ, तुम इविलनेस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने पापों की पनिशमेंट मिले। क्या विभूषण को पता है कि वो तुम हो जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की? वेंचाओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना स्टूपिड हूँ? ऑफ कोर्स मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। वांग जी को अब दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि वेंचाओ ने एक भी बार अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वेंचाओ नहीं है वेइंग की इस हालत के पीछे। तो क्या वांग जी पता लगा पाएगा कि वेइंग की इस हालत के पीछे कौन है? और वेइंग जब होश में आएगा तो उसका रिएक्शन वांग जी को देखकर कैसा होगा? क्योंकि उसे तो यही पता है कि उसे मारने की कोशिश वांग जी ने ही की है। आगे की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।